your live sound. हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज मैं एक नया टॉपिक जैव विविधता आपको बताने वाला हूँ। मैंने अभी इसके पहले आपको परितंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको जैव विविधता के बारे में बता रहा हूँ। चलिए, होपफुली आपको परितंत्र समझ में आया होगा। कुछ भी अगर परितंत्र के बारे में कुछ डाउट होगा तो आप हमको चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो भी होगा मैं कुछ क्वेश्चन का आपको डिस्कस कर दूंगा। चलिए हम पढ़ेंगे आज जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ये आपकी यूनिट 4 है। जैव विविधता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ तक कि सिलेबस की बात है जैव विविधता का, इसमें हम पढ़ेंगे आपको कि परिभाषा किसको बोलते हैं, जैव विविधता का परिभाषा क्या है, डिफिनेशन, ये कितने तरह की होती है। ठीक है, इसमें टॉपिक छोटी सी है कि इंडिया इज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। मतलब भारत में जैव विविधता बहुत सारा है, क्यों है, कितनी तरह की है। एक टॉपिक छोटी सी है, बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया है। यहाँ पे कुछ हम इंडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। कुछ हम बात करेंगे यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया एंड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट मेनली जो देखिए इस टॉपिक की जो क्रक्स है, इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट सब हेडिंग है ना, आपको 3 इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, थिंग है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब जैव विविधता का मूल्य क्या है। ठीक है, तो जैव विविधता का मूल्य इंपॉर्टेंट है, और व्हाट आर द थ्रेट्स, इनमें कौन कौन से उनमें खतरा है और उनको कैसे हम कंजर्व करेंगे, ये सब चीजें सिलेबस हमारी है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको जैव विविधता के बारे में। तो ये जो जैव विविधता टर्म है ना, इसके पहले इसको जैविक विविधता बोला जाता था। जैव विविधता से पहले इसी टर्म को हम क्या बोलते थे, जैविक विविधता, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किए थे E.A. नॉर्स और R.I. मैकमैनस साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन एक वाल्टर जी रोसेन थे, इनको थोड़ा सा ये शब्द नहीं लंबा लग रहा था। ठीक है, तो उनको एक पेपर प्रेजेंट करना था, इसलिए वो थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म खोज रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि परितंत्र के 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो एक्चुअली जो जैव विविधता होती है ना, वो पूरी जैव, जितनी सारी जैविक घटक होती है उसी के बारे में इसमें बात की है। तो इसीलिए उन्होंने एक नया टर्म इसको याद कर दिया, जैव विविधता। तो जैव विविधता टर्म किसने दिया, वाल्टर जी रोसे ने दिया। ठीक है, अब ये जो जैव विविधता है, ये जो जैविक विविधता है, इसको सर्वप्रथम परिभाषित किया था 1992 में। आपको पृथ्वी सम्मेलन हुई थी 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन हुई थी। उसी सम्मेलन में एक CBD, आपको एक कॉन्फ्रेंस, वो सम्मेलन हुआ था, इसको एक सिग्नेचर के लिए उसमें रखा गया था। ठीक है, तो उसी में इस कन्वेंशन का जन्म हुआ था। तो इसी कन्वेंशन जो है CBD 1992 में, इसी में सबसे पहले जैव विविधता को मतलब परिभाषित किया गया था डिटेल में। ठीक है, इसके अनुसार जैव विविधता किसको बोलते हैं। देखिए, जैव विविधता है क्या, समझिए इसको कैसे होता है। मैंने आपको बताया है इकोसिस्टम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है 2 कंपोनेंट, ये बायोटिक से हम जैविक, सेकंड होती है अजैविक। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट, इसी बायोटिक कंपोनेंट कितने टाइप की होती है, देखिए कितने तरह की है, उसी को हम बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम आपको क्या होता है। इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था परितंत्र जनरली 2 तरह की होती है। एक होता है स्थलीय, जैसे मैंने बताया था, एक होती है जलीय, एक्वेटिक होता है, और एक होता है टेरेस्ट्रियल। तो जितने भी सारे लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, वो ऑर्गेनिज्म कहाँ, या तो स्थल पे रहते होंगे या जल में रहते होंगे। जगह रहेंगे ना, परितंत्र जनरली 2 ही टाइप की होती है। ठीक है, तो अब ये कितने तरह के हैं, कितने टाइप्स के हैं। तो इसीलिए देखिए कैसे परिभाषित किया गया है कि समस्त स्रोतों, पृथ्वी पे जितने अवेलेबल स्रोत हैं जहाँ पे जीवित जीव पाए सकते हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है, स्थलीय और जलीय परिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ये जो स्थलीय और जलीय जो परिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जो भी जीव पाए जाते हैं, उन जीव के बीच कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन हैं, ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन भी ना, देखिएगा बहुत सारे डिफरेंसेस होती है। अगर आपको दो एक्सेप्ट सम ट्विन जो होते हैं, जुड़वा भाई बहन को छोड़ करके बाकी सारे ह्यूमन बींग्स में देखिए कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। ठीक है,
बीइंग्स के बीच में भी डिफरेंसेस होती है और ह्यूमन बीइंग्स का जो अदर एनिमल है उनके बीच में भी डिफरेंसेस है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर आपको दिल्ली का बात किया जाए, दिल्ली का बायोडाइवर्सिटी का, तो दिल्ली में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म, दिल्ली में आपको हिरन भी रहता है, दिल्ली में डॉग भी मिलेगा, दिल्ली में आपको कैट भी मिलेगी, दिल्ली में आपको कहीं कहीं आपको सांप भी मिलेंगे, दिल्ली में कहीं कहीं आपको मेढक मिलेगा। इस तरह के बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और सब में कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, तो उसी अंतर, उसी विविधता को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो समस्त स्रोतों जिसमें स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित जीवों के मध्य अंतर या विविधता शामिल होती है। जैव विविधता क्या बोलते हैं? कि समस्त स्रोतों के जीवित जीवों के मध्य विविधता को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। मतलब जैविक घटक में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसी को बोलते हैं जैव विविधता। ओके, ये है इसके अंतर्गत। अब ये प्रजाति के भीतर विविधता हो सकती है, जैसे मैंने आपको ह्यूमन का भी एग्जांपल दिया। दो ह्यूमन में अलग अलग आपको कुछ ना कुछ विविधता, कुछ काले होंगे, कुछ मोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ पतले होंगे, बहुत तरह की विविधताएं पाई। तो ये बहुत तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं प्रजातियों के भीतर विविधता। अच्छा, एक होती है प्रजातियों के बीच विविधता। मतलब सपोज कीजिए कि ह्यूमन है, ये ह्यूमन अलग प्रजाति का है। ठीक है, अगर इसके साथ सपोज कीजिए कि कोई कोई मंकी है, तो मंकी अलग प्रजाति का है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस, विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये हो गया प्रजातियों के बीच की विविधता। और एक होती है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। अब सपोज कीजिए कि ह्यूमन है, ह्यूमन आपको क्या स्थलीय है, ठीक है, लेकिन अगर इसका कंपेयर हम करते हैं, अगर फिश ले, दोनों जैविक घटक है, ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों में अंतर है। ये दोनों में क्यों है? ये दोनों का जो रहने का है, तो परितंत्र, एक तंत्र ही है। ये रहता है स्थल पे ही में, और फिश रहती है आपके जल में। कहाँ रहती है? जल में। फिश जलीय है। ये तीन तरह की आपको। चलिए, एक वैश्विक जैव विविधता रणनीति था, उसके अनुसार अगर जैव विविधता का बात किया जाए, ठीक है, तो इसके अनुसार क्या कहा गया था कि एक क्षेत्र में उपलब्ध सभी जीव, सभी प्रजातियों, सभी पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है, सिंपली में अगर आपको जैव विविधता को डिफाइन करनी हो, ठीक है, तो सबसे बढ़िया ये होती है कि प्राकृतिक परिस्थिति में किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद सभी प्रकार के जीवों के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको बहुत इजी है, आप इसको याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक परिस्थिति में किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद सभी प्रकार के जीवों के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता सभी जीवों और परिस्थिति असमानता को कहते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया जैव विविधता की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो सिंपली आप ये परिभाषा याद रखिएगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये इसी ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, इसी चीजें को यहाँ पर डिटेल में बोली गई है जैव विविधता। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी जो है ना, ये एटम, मॉलिक्यूल, सेल, सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ये हायरार्की है, इकोलॉजिकल हायरार्की इसको बोलते हैं। देखिए इक्वल जैसे आपको हायरार्की होती है ना, जैसे आप कॉलेज में जाइए तो हायरार्की होता है, असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं, उसी तरह से इकोलॉजिकल हायरार्की है। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल हायरार्की, तो बायोडाइवर्सिटी जो है, जो जैव विविधता है, ये इवरी इकोलॉजिकल हायरार्की पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए ऑर्गेनिज्म हम जाके देखना, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म एक एरिया में मिल जाएंगे, जैव विविधता हुआ। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में बहुत तरह की विभिन्नताएं पाई जाएगी, तो ये आपको बोलेंगे कि सभी स्तर पे, मतलब आपको जैव विविधता पाई। अब प्रजाति का परिभाषा क्या है? ठीक है, अब ये सब कभी कभी आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन का, व्हाट इज द प्रजाति, व्हाट इज द जनसंख्या, व्हाट इज द समुदाय, इसका परिभाषा क्या है? ठीक है, तो ये सब चीजें कोई बड़ी चीजें नहीं है। ठीक है, हाँ, हालांकि ये सब चीजें कुछ कुछ टर्म होती है, जैसे प्रजाति किसको, प्रजाति क्या होती है? जीवों की एक समूह जिसमें परस्पर प्रजनन और प्रजनन क्षमता, प्रजनन सक्षम संतान पैदा करने की क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रजाति। मतलब सपोज कीजिए ए और बी, तो इस तो सेम सेम प्रजाति के जीव, तो ये दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? परस्पर प्रजनन होनी चाहिए। ठीक है, और प्रजनन को दौरान जो इनके बच्चे पैदा होंगे, जो चाइल्ड पैदा होंगे,
ये भी प्रजनन करने लायक होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये और भी एक प्रजाति। ये हो गया। अब जनसंख्या क्या हो गया, जनसंख्या को कैसे परिभाषित करेंगे, सपोज कोई एक एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया में अब जनसंख्या हमेशा समय के अनुसार मापी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 2022 में भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, या इस समय यहाँ की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजातियों के समूह को क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप भारत के केवल मानव की जनसंख्या गिन करके बताते हैं, ऐसा नहीं, कुत्ता बिल्ली गधा सबको जोड़ करके बता देते हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी है। तो जनसंख्या टर्म हमेशा एक प्रजाति के लिए हुई। हाँ, अगर आप पूछा जाए कि भारत में शेर बाघों की संख्या कितनी है, तब आप बोलिए कि भारत में बाघ कितनी है, तो नहीं। देखिए, तो मतलब जनसंख्या हमेशा किसी एक प्रजाति की तरह से समुदाय होता है, पौधे जानवर और रोगाणुओं की आबादी का एक समूह है जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत, मतलब बातचीत करने का मतलब क्या हो गया कि इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से। यहाँ बातचीत टर्म थोड़ी सी अच्छा नहीं है, देखिए अच्छा नहीं लग रहा, इंटरेक्शन होती है, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं पौधे और जानवर। इसमें एक्चुअली ये रोगाणु भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको सूक्ष्म जीव होगा, सूक्ष्म जीव, पौधे जानवरों और सूक्ष्म जीवों की आबादी का एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अंतर संबंध स्थापित किए, इंटर रिलेटेड हो, मतलब हो गया प्लांट, एनिमल और माइक्रोब, तीनों मिल करके समुदाय बना। जैव विविधता होती कितने तरह की, जैव विविधता कितने तरह की है, जैव विविधता आपको 3 प्रकार की। पहली देखिए क्या होगी, पहली होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम। जो मैंने आपको परिभाषा में बताया था, यही 3 तरह की होती है, ठीक है, कि प्रजातियों के भीतर विविधता, प्रजातियों के बीच विविधता और प्रजाति तंत्र की विविधता, ये 3 तरह की आपको विविधता, ये आपको हो गया। तो 3 तरह में क्या क्या हो गया, 3 प्रकार की। पहली आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता देखिए, आनुवंशिक का टर्म मतलब हो गया है ये जीन से, ये जीन है, डीएनए जो होता है। तो ये आनुवंशिक विविधता क्या होती है, सपोज कीजिए कि ह्यूमन बीइंग्स एक प्रजाति के अंदर, ठीक है, पाई जाने वाली विभिन्नता, एक प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या बोलते हैं, ये किसके चलते होती है, आनुवंशिक विविधता, ये जीन के चलते होती है। आनुवंशिक विविधता मतलब एक ही प्रजातियों के भीतर पाई जाने वाली विविधता, तो हम क्या बोलेंगे, आनुवंशिक विविधता। मतलब प्रजाति के भीतर विविधता, जैसे ह्यूमन, सारे ह्यूमन बीइंग देखिएगा अलग अलग। अब ये 3 कारण से विविधताएं होती है। अगर ह्यूमन की बात किया जाए तो ह्यूमन में विभिन्नताएं क्यों पाई, 3 रीजन है। पानी विविधताएं होती है किसके चलते होती है, 3 रीजन से होती है, ठीक है। पहला रीजन कौन कौन होती है, ठीक है, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, इस तरह से हमारी क्रोमोसोम है, अपनी चीजें पढ़ा होगा, और यहाँ पे इस तरह से हमारा ऐसे ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ये हमारी ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो होती है ना, ये एलील, ये हमारी क्या है, ये एलील है, ये हमारी क्या है, एलील। तो या तो ये जो है ना, ये एलील में डिफरेंसेस, ठीक है। सपोज कीजिए किसी का यहाँ पे ये है, किसी का यहाँ जी है, तो ये हमेशा टी से पेयर करता है, जी हमेशा सी से पेयर करेगा। हो सकता है किसी अदर का जो डीएनए होगा, वहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा, तो सी जी से पेयर करेगा, टी ए से पेयर करेगा। तो एलील का डिफरेंस है, या तो एलील में अंतर है, या उनके जीन में अंतर है, या कभी कभी गुणसूत्र की संरचना में अंतर है। 3 कारण से किसी प्रजाति के अंदर विविधता पाई जाती है। यहाँ पे आपके लिए क्या चीजें हैं कि जो प्रजाति विविधता है, जो एक प्रजाति के अंदर पाए जाने वाले विविधता का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पर्यावरणीय महत्व इसका क्या है, तो ये पर्यावरणीय महत्व ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम बना। अब सपोज कीजिए कि जैसे आपने देखा होगा, कुछ कुछ मनुष्य होते हैं जो काफी गोरे होते हैं,
कुछ होते हैं काले, ठीक है, तो काले वाले जो मनुष्य हैं, अगर ये अफ्रीका में जा करके रहेंगे तो इनको कोई नुकसान नहीं। ब्लैक कलर का जो मेलानिन ज्यादा होता है, मेलानिन ज्यादा है, सनलाइट से उनको प्रोटेक्शन होती है। तो जहाँ पे सनलाइट ज्यादा इंटेंस होते हैं, गर्मी ज्यादा, ब्लैक लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रजाति विविधता है, ये पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम बना रही है ना। एक ही ह्यूमन बीइंग से कुछ काले हैं कुछ गोरे हैं, तो गोरे वाले बेचारे इजिली रह सकते हैं। तो आपको अफ्रीका जैसा कंट्री में, वेस्ट इंडीज जैसा कंट्री, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया। कुछ कुछ ह्यूमन बीइंग के जो आरबीसी होता है ना, उसका शेप चेंज हो जाता है। वो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। उसमें उसमें जो हमारी आरबीसी होती है ना, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, इसका साइज अंतर हो जाता है। इसके साइज के अंतर होने से जनरली ये देखिए कनकेव शेप की होती है, ये हमारी क्या होती है, ऐसे कनकेव शेप की होती है, ऐसे होती है। आउटर लेंस आपने देखा ऐसा होता है। लेकिन जब जब उसको सिकल सेल, उनका जीन में जब चेंजेस हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो उस समय आरबीसी का चेंजेस आप ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा ना, कि देखिए, लाइक तो इसका नुकसान कोई ज्यादा नहीं है, बट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपको डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। अब इससे जल्द होता क्या है कि देखिए, इसमें ना इजिली मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं, जो होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, ये कनकेव से आरबीसी में इजिली उसके इस शेप में ना आरबीसी घुस ही, जब जब इसमें मतलब इसमें प्लाज्मोडियम घुस ही नहीं पाता है। प्लाज्मोडियम जब इसमें क्या होगी, अब इस व्यक्ति को जिसको सिकल सेल एनीमिया है ना, ये कभी होगा ही नहीं। मलेरिया तब ना होगा जब इसके आरबीसी में प्लाज्मोडियम इंटर करेगा। तो जहाँ जिस एरिया में मलेरिया का प्रकोप ज्यादा है, उस एरिया में सिकल सेल एनीमिक जितने मनुष्य हैं वो इजिली रह सकते हैं। तो ये जो प्रजाति विविधता है, जो आनुवंशिक जो विविधता है, जो प्रजाति के अंदर वाली जो विविधता है, कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के अनुकूल बनाने में हमें सक्षम करती है। ठीक है, तो ये आपको पहली जेनेटिक आनुवंशिक विविधता, ठीक है। अब आनुवंशिक विविधता देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, एलील के चलते जो विविधताएं होती है, ठीक है। अब देखिए ये ह्यूमन बींग्स हैं, इनका कलर देखिए, सारे का कलर ना आपको अलग अलग दिखेगा। किसी का हेयर देखिए, हेयर अलग अलग दिखेगा। हाइट देखिए, किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का हाइट छोटा है। शरीर का मोटाई देखिए, कोई ज्यादा मोटे हैं, कोई ज्यादा पतले हैं। तो ये जो डिफरेंसेस पाई जाते हैं, ये एलील के चलते पाई जाती है। अब किसी का देखिएगा, किसी के कान पे बाल है, किसी के कान पे बाल होता है, तो ये होती है इंटायर जीन उसमें चेंज होता है। ये जो कान पे बाल होता है ना, इसका जीन जो होता है वाई क्रोमोसोम। तो इसीलिए देखिएगा जनरली, अब सबके जीन पर नहीं होता है, किसी किसी मेल जो होते हैं उनके वाई क्रोमोसोम पे ये जीन पाया जाता है, सबके का वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता, इसीलिए सबके कान पे बाल नहीं होता। देखिए, अब ये देखिए डाउन सिंड्रोम, जनरली 1 लाख बच्चे में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम पैदा होता है, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम क्यों इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम 21 होता है उसमें चेंजेस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्रोमोसोम के चलते 3 टाइप्स के आपको जैव प्रजाति मिलता है, ये आनुवंशिक विविधता। अब सेकेंड विविधता है प्रजातीय। सेकेंड कौन सी है, प्रजातीय। प्रजातीय विविधता का मतलब हो गया कि किसी एक क्षेत्र में, सपोज कीजिए अगर इस क्षेत्र पे, सपोज कीजिए इसमें पाया जाए, दिल्ली का बात की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली की प्रजातीय विविधता क्या है, तो आपको ये बताएं कि दिल्ली में कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं। देखिए, तो मतलब किसी एक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्रजातियों के बीच की विविधता, प्रजातियों में नहीं, प्रजातियों के बीच, मतलब सपोज कीजिए ह्यूमन है, स्नेक है, डॉग है, कैट है, फ्रॉग है, तो ये सब में जो विविधता है प्रजातियों के बीच की विविधता। अगर आपसे बात कीजिए कि दिल्ली में प्रजातीय विविधता कितनी है, तो दिल्ली में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है आपको काउंट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल देखिए दिया है। अगर इसमें अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, तो इसमें संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। लेकिन इसमें 4 तरह के ऑर्गेनिज्म है। यहाँ भी देखिए संख्या 3 है, यहाँ पर भी 4 तरह के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लेकिन सबसे रिच, अगर सबसे स्टेबल अगर आपको एरिया बताया जाए, तो ये एरिया स्टेबल एरिया होता है, ये एरिया स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 4 तरह के जीव है, यहाँ पर भी 4 तरह के जीव, ये तो 4 तरह के हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इनका डोमिनेंस है, ये अकेला से है, ये कभी भी इन लोग को मार करके खत्म। यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 2 है, 3 है, तो 3 और 2 में तो फाइटिंग हो सकती है ना, ये कभी इसको ना ये हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये एरिया जो होती है स्टेबल हो गया। एक होती है पारिस्थितिकीय विविधता, ये विविधता का मतलब कि परितंत्र के स्तर पर होने वाली विविधता पारिस्थितिकीय विविधता बोलते हैं। अब इस टाइप की जो विविधता है ना, क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर, ये क्लाइमेट पर डिपेंड। देखिए क्लाइमेट पर क्यों, जैसे देखिए अगर बात की जाए डेजर्ट की, मरुस्थल की बात करें, या हम टुंड्रा इकोसिस्टम की बात करें, या हम प्रेरी घास परितंत्र की बात करें, या जो हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम होती है, आपको जैसे कोरल रीफ उसकी बात करें, ठीक है। तो अगर इस चारों में जाइएगा ना, तो चारों में जो आपको प्लांट और एनिमल अलग अलग रहेगा। ये जो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का परितंत्र ही अलग है। तो इस तरह का विविध तीन तरह के होंगे। ये जो आप जैव विविधता पढ़ रहे हैं, जैव विविधता के जो जनक होते हैं, फादर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी है, अभी हाल ही में पिछले साल इनका डेथ हुआ, पिछले साल दिसंबर में इनका डेथ हुआ। जैव विविधता के जनक हैं। अभी का आपका टॉपिक है कि जैव विविधता की पूर्णता, ग्रेडियंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सिलेबस में एक टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट की बात करें, ग्रेडियंट में है क्या, ग्रेडियंट प्रवणता का मतलब होता है किधर से घटती है कैसे बढ़ती है, यही आपको बता। जैव विविधता की प्रवणता में देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की इस पार्ट को हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसको ध्रुव भी इसको बोलते हैं, इसको मध्य रेखा, इक्वेटर, और ये हमारी होगी पोल हो गई, ध्रुव जिसको। अब जनरली आपको पता है कि इसी एरिया में हमारी क्या है, सनलाइट पड़ती है। आपने पढ़ा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न होती है। जो हमारा सन है ना, सन की जो परजेंस है, सन तो मूव नहीं करता है, मूव अर्थ करती है, लेकिन सन का जो परजेंस वैरी करता है, सन यहाँ से और यहीं के बीच में सन का परजेंस वैरी, सन यहीं से के बीच में रहता है। सन कभी यहाँ से ऊपर आपको नहीं दिखेगा, सन कभी यहाँ से नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब सन ओब्लिक लाइट सन का केवल इसीलिए परपेंडिकुलर लाइट इसीलिए। अब जहाँ पे सन रहेगा वहाँ गर्मी ज्यादा रहेगी, तो अभी जैसा अभी जो भारत की हाल देखिए कितनी गर्मी हो रही है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी ज्यादा है, अब गर्मी आपको पता है ये सब ओशन है, ये सब ओशन है, सन है, वाइब्रेशन ज्यादा, ठीक है। मतलब बाष्पीकरण वाटर उतना ही आसमान को, आसमान के जब ऊपर जाएंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन, जब बादल बनेगा तो बादल फिर बरस करके रेन होगा, रेन बरस के नीचे गिरेगा। तो ये इस तरह से होता है। आप देखिए किसी भी प्लांट के लिए, किसी एनिमल का, सबसे पहले प्लांट का, प्लांट के लिए सुटेबल ये टाइमिंग होती है, सुटेबल ये सब कंडीशन होती है। अभी भारत में देखिए रेनिंग सीजन आने वाली है, कितनी इनफ वाटर होती है, वर्षा होती है। इसी एरिया में क्या होता है, वर्षा वर्षा और सन का परिणाम, इसलिए वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, इक्वेटर जो एरिया होती है, उस जो मध्य रेखा जो होती है, जो एरिया, यही आपको प्रवर्तन यही होगा पढ़ना है कि अगर हम इक्वेटर से भूमध्य रेखा से अगर हम इधर पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता घट जाएगी, देखिए।
अगर पोल से, ध्रुव से अगर हम इधर आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। ठीक है, और सेम ये कंडीशन होती है अगर माउंटेन पर जाते हैं। ठीक है, माउंटेन पर जाते हैं, माउंटेन में जाएगा तो माउंटेन के हमारे आधार पे ये में ना जैव विविधता ज्यादा मिलेगी। फिर हम ऊपर जाते जाइएगा आपको जैव विविधता घटते जाएगी। जैसे हिमालय का आपने सुना, हालांकि जो टॉप टॉप जो शिखर है वहाँ क्या है, बर्फ तो दिखता है, केवल बर्फ के बाद, तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको क्या होती है कि यहाँ पे ज्यादा जैव विविधता मिलेगी, यहाँ पे कम मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि किसी पहाड़ पे नीचे से अगर अधिक ऊंचाई की तरफ हम बढ़ते हैं तो जैव विविधता में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। तो ये है। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं, अब देखिए जैसे अगर इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, जनरली ऊपर जाते हैं तो ऊपर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री लैटिट्यूड होती है। ठीक है? फिर यहाँ नीचे 60 डिग्री, फिर यहाँ 40 डिग्री होती है, 20 होती है, 10 होती है, इस तरह से होती है। तो यही उच्च से निम्न अक्षांश इसको बोला जाता है, या ध्रुव से भूमध्य प्रतीक। एक आपके सिलेबस में मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता कितनी है, कि पूरी अगर अर्थ की बात की जाए तो पूरी अर्थ पे करीब करीब एक अनुमान है कि इतनी जैव विविधता है। 5 से 50 मिलियन के बीच में कुछ इतनी तरह की प्रजातियां हैं पृथ्वी पे, लेकिन ये अनुमान है। तो एक हम दोनों का एक मान रख के चले हैं हम, बट ऑन एन एवरेज समान रूप से हम 14 मिलियन मान करके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 5 मिलियन से लेकर के 50 मिलियन के बीच हो सकती है, एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है। तो हम एक अनुमान लगा लें कि चलो ना 5 ना 50, हम 14 मिलियन मान, इतनी प्रजातियां अर्थ पे होगी। अच्छा, इसमें से हम जानते किसको हैं, तो बस 1.78 मिलियन, मतलब हम केवल जो एक्चुअल जो एस्टिमेटेड नंबर 14 मिलियन है, केवल 15% जानवरों को हम जानते हैं, बाकी जानवरों को तो हम जानते ही नहीं। अभी वो अननोन है। देखिए पृथ्वी पर है लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी, ये चीज। अगर ये पूरी पूरी प्रजाति को अगर हम बांटते हैं तो सबसे ज्यादा पृथ्वी में पाए जाते हैं कीड़े मकोड़े, इनसे। उसके बाद सेकेंड स्थान हायर प्लांट्स का आता है, पेड़ पौधे का आता है। थर्ड में आता है मोलस्क, जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल जिसको बोलते हैं, जैसे घोंगा हो गया, ये सब चीजें, ये थर्ड में पाए। देखिए अगर एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा, ये जो इंसेक्टा होता है ना, आर्थ्रोपोडा फाइलम के होते हैं। उसके बाद मोलस्का होता है, फिर प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, अगर प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में पूछा जाए सबसे ज्यादा ये आपको एल्गी होगी, फिर आपको ये फंजाई होगा, फिर आपको ये आपको एंजियोस्पर्म होगा। ठीक है, चलिए नीव स्पीसीज का जो डिस्को मैंने आपको बताया कि 15% ऑफ एक्चुअली नंबर स्पीसीज को हम जानते हैं, बाकी को हम जानते नहीं है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट अपना एफर्ट लगाए हुए हैं कि हम 14 मिलियन टोटल प्रजातियों की हम लोग जानकारी हासिल, करीब करीब 13,000 प्रजाति के बारे में प्रति ईयर डिस्कवरी हम करते हैं, खोजते हैं उसको, ये पृथ्वी पर यहाँ पाई जाती है 36 पर डे। ये हमारे साइंटिस्ट लोग कितनी ज्यादा लगन से लगे, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट। एक आपके टॉपिक में, एक आपके सिलेबस में टॉपिक है जैव विविधता की सक्रिय क्षेत्र। ठीक है, अब सक्रिय क्षेत्र देखिए है क्या, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मोबाइल में आपने सुना होगा। तो देखिए कभी कभी होए क्या, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के कुछ रीजन ऐसे हैं ना, कुछ ऐसे रीजन है जिस रीजन में ना बहुत तरह की जैव विविधता पाई जाती है। मतलब एक स्मॉल एरिया जैसे दिल्ली का देखिए, दिल्ली में 11,000 की पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर अरुणाचल प्रदेश में कंपाउंड कीजिए ज्यादा यहाँ पे है, छोटा सा स्क्वायर कितनी सारा लोग रह, तो ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी है। तो अर्थ पे अगर देखिएगा ना तो किसी किसी एरिया में क्या होती है ना कि बहुत तरह के लोग और बहुत तरह की आपको प्रजातियां मिलती हैं, छोटी सी एरिया, बहुत तरह के लाखों करोड़ों प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। तो वैसे जो क्षेत्र है ना उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम स्व स्थानीय संरक्षण क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि अब नाउ इट इज
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को हम लोग क्या कर दिए हैं, संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिए। ठीक है, मतलब वो प्रोटेक्टेड एरिया हो गया है। अब प्रोटेक्टेड एरिया अगर वो प्राकृतिक रूप से, इसी को उसको हम क्या बोलते हैं, स्वस्थानी, मतलब वहाँ जानवरों का स्वयं का वो जगह है, किसी मानव द्वारा बनाया हुआ नहीं जगह है, वो जानवर नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ स्वयं का जगह है। ये हो गया। अच्छा, अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सी एरिया जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र है और कौन सी जगह जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र नहीं है। तो देखिए इसके लिए इसके लिए दो क्राइटेरिया है, दो मानदंड है। ठीक है, और वो दो मानदंड को अगर कोई पूरा करता है, कोई क्षेत्र में ये है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्षेत्र क्या होगी, जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र होगी। तो पहली क्या है, ठीक, जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत तरह की प्रजातियां पाई जाती है। तो बहुत तरह की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, सवाल यहाँ है। तो कितनी का आंसर यहाँ पे होगा कि उस एरिया में, सपोज कीजिए अगर इस एरिया को हम बोलते हैं कि जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र है, तो अगर ये एरिया, अगर सपोज कीजिए कि ये एरिया जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र है, ठीक है, तो अगर ये जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे कम से कम 1500 संवहनी पौधे की स्थानिक प्रजातियां होती हैं। मतलब संवहनी प्रजाति उसको बोलते हैं कि अगर प्लांट है, उस प्लांट में देखिए एक तरह से मैं आपको जाइलम और फ्लोएम अंदर, जैसे हमारे यहाँ ब्लड और वेसल्स होता है हमारी बॉडी, वैसे ही प्लांट के बॉडी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगर उस प्लांट में जाइलम और फ्लोएम नहीं पैदा करें, तो इस तरह की प्लांट की 1500 प्रजातियां स्थानिक प्रजाति हो, मतलब अगर वो इस एरिया में पाई जाती है ना, तो पृथ्वी के किसी और एरिया में नहीं पाई जाती, उसको हम बोलते हैं स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, इंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, इंडेमिक स्पीसीज, तो मतलब उस एरिया में अगर कम से कम 1500 प्लांट ऐसे पाए जाते हैं जो पृथ्वी पे इसके अलावा कहीं और नहीं पाए जाते, ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे कि ये एरिया जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, सेकंड इसके क्या कारण है कि देखिए यहाँ पे इतने तरह के तो जैव विविधता है, लेकिन यहाँ पे उनको बहुत तरह, वहां पे खतरा है उनको मरने का। तो कितना खतरा है देखिए, कि मूल प्राकृतिक वनस्पति का, मतलब मान के चलिए कि आज से पहले वहां पे जो जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसका केवल 30% ही वर्तमान में उपस्थित है। 70% प्रजातियां लॉस हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो या तो कहिए कि 30% या उससे अधिक, उससे कम प्रेजेंट हो, या उससे कहिए कि 70% या उससे अधिक खत्म हो गए, दोनों एक ही बात है। तो इसको, इस तरह के एरिया को हम क्या बोलेंगे, मतलब वैसी एरिया जहाँ पे वो एरिया सबसे समृद्ध है जैव विविधता से, और उतना ही ज्यादा उस पर खतरा है खत्म होने। ठीक है, तो इस तरह के एरिया को जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र बोलते हैं। देखिए पूरे विश्व में 36 इस तरह के सक्रिय क्षेत्र हैं। ठीक है, अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है जैव विविधता। अब ये समझिए कि जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये पूरी पृथ्वी का की सतह का केवल 2.5% भाग है। जो पृथ्वी पर जितनी भूमि है, उसका केवल 2.5% जगह ही जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र में आता है। लेकिन देखिए इसमें सोचिए केवल 2.5, इतना ही यहाँ की इसकी है, लेकिन बाबू इसमें देखिए मोर देन विश्व के आधे से अधिक स्थानिक प्रजातियां इसी क्षेत्र में, मोर देन 50% वैसी स्थानिक प्रजातियां इसमें पाई जाती है जो कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर एनिमल का बात किया जाए तो करीब करीब ये 43% स्थानिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं उसी क्षेत्र में। ठीक है, पूरी जो होल अर्थ जितना हमको मॉनेटरी बेनिफिट देती है, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विसेज जिसको बोलते हैं, तो पूरी आबादी को, मानव आबादी अगर जो कुछ फल फूल या कुछ भी एनिमल से कुछ प्रोडक्ट अगर लेता है, ठीक है, तो उसका 35% ये सर्विसेज केवल यही जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र देता है टोटल। ठीक है, और करीब करीब 2 अरब ह्यूमन बींग्स वो इसी जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र में करीब करीब रहते हैं। अरब, 2 अरब बहुत ज्यादा। ठीक है,
ये जैव विविधता का लिए आपको सक्रिय क्षेत्र पढ़ने के लिए वेबसाइट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि पूरे विश्व में कितनी है, 36 है। ठीक है, इंडिया में कितनी है, इंडिया में सिर्फ 4 जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र है। तो पहला कौन है, पहला तो पश्चिमी घाट हो गया, सेकंड टोपी हिमालय हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, थर्ड हो गया इंडो बर्मा, ये वाला जो पार्ट हो गया इंडो बर्मा हो गया, चौथा सुंदरलैंड है, इसको निकोबार भी बोलते हैं, क्योंकि ये निकोबार आइलैंड का पार्ट है। सुंदरलैंड किसका है, निकोबार आइलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो इसको निकोबार आइलैंड, सुंदरलैंड आइलैंड, 4 सक्रिय क्षेत्र है भारत में। अब चलिए इसको हम बारी बारी से थोड़ी बहुत देखेंगे, ज्यादा नहीं। अब जैसे पश्चिमी घाट, ठीक है, तो पश्चिमी घाट देखिए हमारी यहाँ से ताप्ती रिवर से स्टार्ट होती है, ताप्ती रिवर से स्टार्ट होती है और ये पूरा केरल तक आती है। बीच में एक गैप पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाल घाट गैप, 130 किलोमीटर का गैप है। ये पूरा यहाँ से यहाँ लंबाई है ना, करीब 1600 किलोमीटर। और ये जो गैप पाया जाता है ना, 11 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। 11 डिग्री देखिएगा नॉर्थ में। घाट की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह की पाई जाती है, डाटा है आपको याद करने में। ठीक है, कि यहाँ पे ना एक सदाबहार वन पाया जाता है। जनरली अब भारत में सदाबहार वन ही पाया जाता है। से एक एरिया है जो घाट का साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली जो कि केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल राज्य में। तो साइलेंट वैली में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, उस कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, जनरली भारत में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट पतझड़ वन पाए जाते हैं, लेकिन इस एरिया में आपको सदाबहार वन। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 1500 करीब करीब स्थानिक प्रजातियां उस क्षेत्र में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्रजातियां, यहाँ पे कम से कम 4000 से लेकर के 5000 पौधों की प्रजातियां यहाँ पे पाई। यस, 4000 से 5000 लगभग यहाँ 650 ट्री की स्पीसीज पाई जाती है, 650 वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती है। ऐसे 54% स्थानिक है, से यहाँ पे स्थानिक है। अगर जंतु की बात की जाए, जानवरों की बात की जाए, तो जैसे उभयचर इतनी प्रजातियां पाई जाती है, सरीसृप की 157 प्रजातियां पाई जाती है, मछलियों की 219 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से इतनी प्रजातियां यहाँ पे स्थानिक नेचर है। सोचिए यहाँ पे कितनी स्थानिकता है, ये कितनी इंपॉर्टेंट एरिया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो उभयचर है, उभयचर की 179 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें जिनका 65% केवल स्थानिक है। मतलब ये जो उभयचर यहाँ जो एम्फीबिया जो यहाँ पाए जाते हैं, ये एम्फीबिया वर्ल्ड के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एरिया इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर ये एरिया डिस्ट्रॉय हो गया मतलब कि ये सब सारी स्पीसीज अर्थ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्थानिक नेचर की है ना, ये कहीं और प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ खतरे की स्थिति वाली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, कि जिनका जो IUCN के अनुसार जिन पे खतरा ज्यादा है वो भी पाई जाती है। आपको विश्व स्तर की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पे बहुत सारा मिलती हैं। तो ये सब यहाँ 3 में बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना होगा। जैसे लाइन टेल मक्का, लाइन टेल मक्का ये इंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है, ये केवल आपको वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है, ये इंडेंजर्ड एनिमल है। ठीक है, ये नीलगिरी ताहार, नीलगिरी ताहार इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इंडेमिक है नीलगिरी हिल का, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और ये इंडेंजर्ड है IUCN। ठीक है, एक यहाँ पे आपको नीलगिरी लंगूर भी यहाँ पाया जाता है। ये सब कुछ यहाँ की इम्पोर्टेंट एनिमल है पश्चिमी घाट की। अब सवाल यहाँ बनता है ना कि जो पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट है, उसको खतरा किस चीज से, क्यों वो खत्म हो रही है, वहां पे थ्रेट्स क्या है। जैसे मैंने बताया ना कि 30% केवल बची है नेचुरल प्रकृति के, मतलब है कि 70% तो क्या होंगे, एक्सटेंड कर गए, मतलब खत्म हो गए। ठीक है, तो ये 70% क्यों खत्म, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जो जैव विविधता पर खतरा, जो जैविक हॉट स्पॉट है ना, उस पर खत्म कौन सी मानव गतिविधियां जिसके चलते जो भारत के जैव विविधता वाले सक्रिय क्षेत्र हैं उन पर खतरा बढ़ रही।
तो सबसे पहला क्या है ना कि कृषि की गतिविधि। अब इस एरिया में चाय, कॉफी, रबड़ और ताड़ के तेल की खेती की जाती है। इस एरिया की जो कॉफी है ना बहुत महंगी बिकती है। वर्ल्ड की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉफी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो अब उसको पैसा, वो सब सारा कॉफी क्या होता है, अमेरिका अमेरिका सेल हो जाती है, बढ़िया बढ़िया कंट्री होती है, उधर सेल हो। इंडिया में वो सब बहुत कम ही आती है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे इसीलिए जंगल को काट करके, और ये मतलब चाय लोग बेच, चाय लोग उगा रहा है, कॉफी उगा रहा है, क्योंकि ये लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, तो ये भी तो है ना। आप जंगल काट दे रहे हैं, आप जंगल कट गए तो आपको सारा जीव जंतु थोड़े पैसे यहाँ पे खेत में आके थोड़े भाग रहेगा। ठीक है, अब खेत में आके थोड़ी मुर्गी और ये सब चीजें रहेंगी। ठीक है, तो आपको कृषि गतिविधियां से भी बचने का। ठीक है, अब होती क्या है कि जब कृषि गतिविधियां हो रही है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ कोई छोटा मोटा घर बना करके रहने लगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे वो लोग कुछ और काम करने लगे। तो इसी तरह करते करते यहाँ पे वन भूमि अतिक्रमण भी यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, क्योंकि आदमी तब एक बार बैठने का जगह ले लेता है तो फिर धीरे धीरे लेट भी जाता है। तो यही है ना कि आप खेती करना चालू करते हैं, जंगल काट करके धीरे धीरे उसको हड़प घर बनाने लग जाते हैं। तो वन भूमि अतिक्रमण भी एक यहाँ की समस्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, और जलाशयों और सड़कों का निर्माण। इस एरिया में थोड़ा सा ये वेस्टर्न घाट एरिया है, माउंटेन एरिया। तो यहाँ पे बहुत सारे ना जलाशय बनाया गया है, हाइट मतलब रिजर्वायर बनाया गया है वाटर का। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या सब का काम किया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। सड़क के निर्माण के चलते भी इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा खतरा है, चूंकि फॉरेस्टेड एरिया है। वन्य जीव का अवैध शिकार भी एक बहुत ज्यादा यहाँ खतरा है। ठीक है, लोग वन्य जीव को मार करके बेच देते हैं। अब यहाँ पे जो रिवर है, वो रिवर में रेत का खनन किया जाता है। ठीक है, कॉफी और चाय का बागान तो मैंने आपको बताई थी। तो ये सब चीजें यहाँ का बहुत बड़ा नुकसान है। 2019 में एक हमारी सरकार जो हबली अंकोला एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनाई थी। ठीक है, ये हबली को अंकोला से जोड़ना था। तो अब अनेसेसरी इससे दूरी तो कम हो रही है, लेकिन उससे क्या हो रही है कि अब ये काली टाइगर रिजर्व का एरिया, अब यहाँ पर टाइगर का प्रेजेंस है ना। अब उस एरिया में आप बस ट्रक लेके जाइएगा तो टाइगर और जानवर थोड़ी वहाँ रहेंगे। ठीक है, तो ये इसके भी ये जो लाइन प्रोजेक्ट बना था रेलवे लाइन, इसके चलते भी बहुत ज्यादा उसको खतरा हुआ था इस टाइम में। यहाँ की कुछ फेमस आपको, जैसे अगस्त मलाई हिल हो गया, पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया, कुदरमुख नेशनल पार्क हो गया, बंदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सब यहाँ के इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे जानवरों को पंजीकृत करके संरक्षित करके रखा जाता है। आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में साइलेंट वैली आया हुआ। सेकेंड, आपको यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूर्वी हिमालय है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय देखिए बहुत एरिया तक फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारी जो भारत के हिस्से में ना केवल आपको पश्चिमी घाट के सिक्किम, दार्जिलिंग आता है, और पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये आपको पूर्वी हिमालय है। ठीक है, हिमालय भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए 10,000 प्रजातियों में से करीब करीब 3160 प्रजातियां स्थानिक नेचर की हैं। इसे मैंने आपको बताया था कम से कम 1500 होनी चाहिए, यहाँ तो करीब करीब 3000 के आसपास, 3000, मोर देन 300,000 प्रजातियां जो है स्थानिक नेचर, स्थानीय नेचर की। इस एरिया को जो पूर्वी हिमालय है, क्रेडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। मतलब यहाँ पे फूलों की ना बहुत तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए कम से कम यहाँ 75-100 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 50% प्रजातियां हैं इसी क्षेत्र की प्रजातियां, कम से कम परसेंट। हेलो, एक हेलो। सर मैं आ रहा हूँ सर, 5 मिनट में। मैं बोला था नहीं, सर बोले कि NB4 में तुम्हारा ड्यूटी है। NB4 में सर मेरा ड्यूटी है, कॉपी बंटवा दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ सर। यस यस सर, यस। ओके ओके सर, सॉरी यस। तो कम से कम यहाँ 7500 फूलों के पौधे मिलते हैं, जिनमें से 50% क्या है कि
स्थानिक नेचर के, कहीं और पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है। देखिए ऑर्किड जो है, ऑर्किड की कम से कम यहाँ पे 750 स्थानिक प्रजातियां हैं। तो इस तरह का देखिए, अगर जानवरों की बात की जाए तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि 977 आपको बर्ड की मिलती हैं, 176 आपको आपको सरीसृप की हैं, 105 उभयचर की हैं, 269 आपको मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं, इस तरह की प्रजातियाँ मिलती हैं। और यहाँ की जो गंभीर खतरा है ना, वो है वनों की कटाई का है। वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वहाँ पे उनके आवास को विखंडन किया जा रहा है, उस एरिया में प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उच्च जनसंख्या घनत्व भी, जो हम लोग वहाँ जाकर बसने लग रहे हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक यहाँ के पूर्वी हिमालय का खतरा है। ठीक है, वन्य जीवों का अवैध शिकार भी यहाँ का, कुछ मानव जनित गतिविधियां हैं जो जिसके चलते पूर्वी हिमालय डिस्ट्रॉय। थर्ड आपको है सुंडालैंड क्षेत्र है। यहाँ सुंडालैंड क्षेत्र है, निकोबार जिसको बोलते हैं, निकोबार। ठीक। अब निकोबार है, इसमें केवल इंडिया का निकोबार आइलैंड आता है सुंडालैंड क्षेत्र में, इंडिया का, भारत का केवल निकोबार क्षेत्र आता है। बाकी जो है ना, ये सब दूसरे देशों की, जैसे बोर्नियो सुमात्रा यहाँ के मुख्य द्वीप है। ठीक है, इसमें थाईलैंड आता है, मलेशिया, सिंगापुर, आपको इंडोनेशिया, ये सब आते हैं। तो भारत के इसमें कौन सा केवल पार्ट है, सुंडालैंड। ठीक है, सुंडालैंड ये है। अब यहाँ पे देखिए कितनी तरह के प्रजाति है, कम से कम देखिए 380 करीब करीब मान ये स्थलीय जो स्थानीय जो होते हैं, मैमल जो होते हैं, उनका उनका प्रजातियां पाई, इनमें से 170 आपको स्थानीय नेचर की, मतलब कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे पीक टेल सुअर, सुअर के पूंछ वाला बंदर यहाँ का मशहूर प्रजाति है। ठीक है, औरंगटून जो है, ये भी आपको यहाँ का बहुत फेमस प्रजाति है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो कि आता है IUCN कैटेगरी में। तो यहाँ पे मतलब मैमल्स के भी बहुत तरह की प्रजातियां पाई जाती है। उभयचर के देखिए यहाँ पे इतनी प्रजातियां हैं, सरीसृप की यहाँ पे इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रजाति मिलती है, ठीक है, जो मीठे जल की मछलियां कम से कम 1000 तरह की प्रजातियां पाई जाती है, इसमें से 250 स्थानिक नेचर। ठीक है, और यहाँ की जो मछली है ना, इसको बोलते हैं गोल्डन एरोवाना। आपको पता है ये सबसे बेशकीमती मछली आती है, एक मछली का कीमत इसमें प्रति 1000 सोचिए, इसकी कीमत अगर इंडियन रुपये में देखें तो करीब 75,000 रुपये हो, 75,000 रुपये एक मछली। ये आपको सुंडा लंगाई में पाई जाती है। तो यहाँ का खतरा यहाँ पे कैसे है, यहाँ का खतरा आपको पढ़नी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रमुख खतरा है। देखिए यहाँ पे कौन खतरा है, तो ये जो यहाँ पर वन की कटाई हो रही, वन की कटाई का रीजन क्या है, यहाँ पे रबर उत्पादन होती है। रबर उत्पादन करने के लिए लोग पेड़ को काट देते हैं और काट करके रबर की प्लांट लगा देते हैं, लुगदी उत्पादन होती है। ठीक है, यहाँ पे वाणिज्यिक और अवैध कटाई से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रही है। इस एरिया में सड़क निर्माण हो रहा है। अच्छा, कभी कभी जंगल है ना, तो जंगल में आग आग भी यहाँ के लिए आग भी लग जाता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आप लोग जाएंगे रबड़ के लिए निकालने के लिए, लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। अब यहाँ से लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर लोग गया, वहाँ बीड़ी सिगरेट पिया, ठीक है, तो आग लग जाता है। टूरिस्ट लोग भी जाते हैं तो आग लगा देते हैं, तो ये आग से भी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे ताड़ के पौधे की खेती हो, तो ये भी एक यहाँ का बहुत बड़ा आपको थ्रेट्स है यहाँ का इस जैव विविधता को। और एक यहाँ पे ये जो इंडोनेशिया का गवर्नमेंट था, इंडोनेशिया गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम हुआ था, इंडोनेशियन ट्रांस माइग्रेशन प्रोग्राम। मतलब ये जो जावा आइलैंड है ना, अब जावा आइलैंड पर हुआ क्या था कि मानव की डेंसिटी बढ़ गई, हमारी डेंसिटी बढ़ गई, तो हमारी जब 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 जनसंख्या बढ़ गया, तो जो इंडोनेशिया के गवर्नमेंट ने क्या कहा, इंडोनेशिया के गवर्नमेंट ने बताया कि ठीक है, जो लोग ना, अगर ये सब छोटे छोटे जो द्वीप समूह है, अगर इस पे कोई जाना चाहता है तो वो चले जाए, फ्री में उनको जमीन मिल दिया गया। ठीक है, तो आपने जमीन तो दे दी है, तो सवाल है कि जब यहाँ पे लोग जाएंगे तो यहाँ का जो फॉरेस्ट को तो काटेंगे ना। ठीक है, तो काम हुआ था इंडोनेशिया ट्रांसमाइट का, तो इसके चलते भी उस क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ था। ये है। बाकी अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार भी यहाँ, ये जो यहाँ पे रीजन है, इसके भी पॉपुलेशन यहाँ का डिक्रीज हो रही है।
खनन भी यहाँ का एक रीजन है जिसके चलते यहाँ की जैव विविधता का लॉस हो रहा है खनन से। ठीक है। फोर्थ जो आपको अ, जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र भारत में वो इंडो बर्मा है। अब इंडो बर्मा में देखिए ये सब देश आते हैं, बांग्लादेश आता है, उत्तर पूर्वी भारत आता है, म्यांमार, चीन का कुछ आता है, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब तक फैला हुआ है। ठीक है। भारत का कुछ अंडमान द्वीप समूह का कुछ पार्ट आता है, ज्यादा नहीं आता है, उत्तरी पूर्वी भारत आता है। देखिए ये जो हमारे देखिए उत्तरी पूर्वी भारत है, ये वाला है, ये पोर्शन। यहाँ पे करीब करीब देखिए 1200 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं आपको चिड़ियों की। ठीक है। इसमें से व्हाइट हेड रिवर मार्टिन यहाँ की फेमस है। अगर यहाँ की अगर बात किया जाए आपको, देखिए करीब करीब यहाँ पे एनिमल्स की 400 स्पीसीज पाई जाती है। पिग्मी लॉरी यहाँ का फेमस मैन है। एक मंकी जो मिलता है ये यहाँ का फेमस है, ब्लैक और लीफ सावला, एक यहाँ के बड़ा फेमस है, फ्लैगशिप एनिमल बोला जाता है यहाँ के लिए। देखिए इंडो बर्मा आइलैंड के फ्लैगशिप स्पीसीज सावला। यहाँ पे देखिए सरीसृप की इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत तरह के यहाँ पे ना, मतलब जैव विविधता से सब समृद्ध क्षेत्र है, रिच रिच एरिया है। यहाँ पे ना एक मेकॉन्ग जायंट कैटफिश पाई जाती है, कैटफिश बहुत बड़ी कैटफिश यहाँ पे पाई जाती है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन क्राइटेरिया के अनुसार। करीब करीब इतनी आपको फ्रेश वाटर स्पीसीज पाई जाती है। देखिए यहाँ पे ये जो इंडो बर्मा जो जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र है, इस पे यहाँ की जैव विविधता ह्रास होने के कारण क्या है? देखिए जैव विविधता के ह्रास होने के कारण क्या है? तो इसके ह्रास होने के कारण क्या है कि अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार। ठीक है। अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार की यहाँ की एक कारण है। अवैध सोने के खनन से, देखिए यहाँ पे सोना का खनन किया जाता है। ठीक है। तो उसके चलते भी आपको सड़क निर्माण करते हैं, वन की विनाश करते हैं, उसे बाढ़, नदियां का प्रदूषण करते हैं। तो ये सब कुछ रीजन है जिससे जैव विविधता के यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है। वृक्षारोपण, कृषि औद्योगिक वृक्षारोपण इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कमर्शियल प्लांटेशन कर रहे हैं। कमर्शियल प्लांटेशन मतलब क्या होगा कि हम प्राकृतिक रूप से जो वन है उसको हमने काट दिया, और जिस वैसी फसल लगाते हैं जिसको बेच करके हम ज्यादा पैसा कमाए। ठीक है। तो आप तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन उसके चलते नेचर डिस्ट्रॉय हो रही है। देखिए नेचर उसके चलते बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। तो ये जैव विविधता का ह्रास है कारण। और ये देखिए ये सब में यहाँ पे कि ये जो मेकॉन्ग रिवर इधर आती है, ठीक है, मेकॉन्ग रिवर है, मेकॉन्ग रिवर, और ये लाइफ लाइन है मेकॉन्ग रिवर। जैसे गंगा का हम लोग उतना इज्जत करते हैं ना, उतना ही यहाँ की है। तो अब मेकॉन्ग रिवर के चलते ना यहाँ पे ये थोड़ी सी बहुत तरह के यहाँ पे जल विद्युत बांध आपको यहाँ बनाई गई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए छोटे छोटे आपको प्लान। देख रहे हैं जितनी डॉट आपको दिख रहा है ना, सब क्या है, आपको एग्जिस्टिंग डॉट है। और ये जो जो डॉट केवल है वो उसमें देखिए कुछ प्लांट डॉट है, कुछ कुछ प्लांट डैम है, और कुछ एग्जिस्टिंग डैम है, मतलब कुछ तो बन गए हैं और कुछ बनने के प्लानिंग स्टेज में। तो इतनी सारी जहाँ पे जल विद्युत बांध आपको परियोजनाएं बनाई गई हो, तो वहाँ तो जैव विविधता का नुकसान होगा ना। ठीक है। क्योंकि पानी का आपने स्टोरेज किया, ये किया, वो किया, तो उससे तो जैव विविधता का होगा ही। जैव विविधता का नुकसान करके भी रीजन है। तो तीव्र सड़क निर्माण और इसका प्रभाव भी आपको है, यहाँ पे सड़क का निर्माण हो रही है। ठीक है। तो इससे भी यहाँ की जैव विविधता के लॉस। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इस बार का आने का चांसेस है कि जो जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र हैं उन पे मानव गतिविधियां से क्या, कैसे प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन सी मानव गतिविधियां हैं जिससे जैव विविधता का सक्रिय क्षेत्र डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये सब चीजें आपको लिस्ट आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है। एक आपके सिलेबस में भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र में देखिए क्या है, मेनली इसमें देखिए ज्यादा कुछ पढ़नी नहीं है। अब भारत को हम क्या करते हैं कि 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में हम परिभाषित 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में हम क्या किए उसको, भारत को किए हुए हैं 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र वर्गीकृत किए हुए। ये जो 10 भौगोलिक क्षेत्र जो बनाए ये किसके आधार पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दो हम क्राइटेरिया लेते हैं, पहली जलवायु और स्थलाकृति विशेषता, मतलब कि इस एरिया में यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, सबकी अलग अलग है, स्थलाकृतिक विशेषताएं अलग अलग है। इस दोनों के आधार पे हम क्या करते हैं कि भारत को 10 जैव भौगोलिक
यहाँ पे देखिए बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो जैविक रूप से जो समृद्ध क्षेत्र है इसको 10 में हम क्राइटेरिया किया है। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र, 10 का नाम आपको याद रखनी होगी। पहले हिमालय है, हिमालय से ऊपर के एरिया ट्रांस हिमालय जिसमें परा हिमालय, यहाँ से गंगा निकलती है, यहाँ ऐसे आ जाती है, इसको ग्रेटिक प्लेन, ये आपको मरुस्थल है, ये सेमी एरिड इसको बोला जाता है। और ये आपको पठार हो गया, ये डेक्कन दक्कन का पठार हो गया, ये हमारी कोस्ट हो गया, और ये हमारी जो पूर्वी भारत हो गया, और ये जो हमारी जो लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हिमालय हो गया, हिमालय मरुस्थल, ऊपर दक्कन का पठार, गंगा का मैदान, ये इसका सब क्षेत्र है। ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, ये सब चीजें की लिस्ट है। आप यहाँ से देख लीजिए, आपके जो नोट्स है उसमें भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा को रिमेम्बर करने की आवश्यकता नहीं, बस आप ये समझिए कि जो भारत के जो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इसको आप ये याद रखिएगा कि इसको 10 जो भौगोलिक जो क्षेत्र है इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो जलवायु और स्थलाकृत विशेषताएं के आधार पर, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी। ये उत्तरी पूर्वी भारत हो गया, ये द्वीप समूह हो गया, समुद्री तट हो गया, जो 10 जो हमारे हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, आप देखिए इसे जो भारत को हम क्या बोलते हैं, भारत एक समृद्ध जैव विविधता वाले राष्ट्र के रूप में, ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आती है कि भारत, क्योंकि भारत में देखिए क्या है, भारत मतलब जैव विविधता से समृद्ध है, मतलब यहाँ पे बहुत तरह की प्रजातियां पाई जाती है। देखिए इसीलिए तो अंग्रेज हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ बहुत तरह की चीजें रिसोर्सेज थी, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। तो भारत आपको इसमें ये बताने हो कि भारत में जैव विविधता के समृद्ध में क्या क्या है भारत। ठीक है, तो क्या क्या भारत क्यों जैव विविधता से समृद्ध राष्ट्र है, ये भी एक बात होती है। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि भारत की भौगोलिक विविधताएं हैं। भारत, जैसे मैंने वो बताया ना, स्थलाकृतीय विविधता, उसमें क्या भौगोलिक विविधता है। एक तरफ गंगा का मैदान है, मरुस्थल है, दूसरी तरफ दक्कन का पठार है, इतने ऊंचे क्षेत्र हैं। तो इस तरह की जो आपको ये जो इतनी तरह की जो हमारे यहाँ जो एरिया है इतने तरह के, तो आप सब तरह के अलग अलग एनिमल मिलेंगे हर एक एरिया में ना, जो अलग अलग एनिमल मिलेंगे तब तो अलग अलग जीव जंतु आप वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग हो गया ना, मतलब जल स्थलाकृति, अब जो गैंगेटिक प्लेन में जो ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ का अलग होंगे, यहाँ का अलग, यहाँ का, इसलिए समृद्ध क्षेत्र, समृद्ध क्षेत्र, भौगोलिक के साथ साथ हमारे यहाँ जलवायु विविधताएं भी बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारे हिमालय से एकदम से ठंडा हवा बह के आती है। ठीक है, और हमारा जो ये जो राजस्थान वाला एरिया है पूरा शुष्क रहता है। और इवन जो हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, वर्षा के आधार पर भी भारत को बहुत तरह के क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जैसे आपको वेस्टर्न घाट हो गया और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उससे कम होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, कहीं कहीं पे 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, कहीं कहीं से 50 सेंटीमीटर से कम, जैसे आपके राजस्थान और लद्दाख का एरिया हो गया, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है। हमारे यहाँ जलवायु विविधता भी है, भौगोलिक विविधता है भी, इसीलिए तो भारत समृद्ध राज्य है। अब समृद्ध में देखिए क्या क्या है, पूरी वनस्पति का 7% तो यहीं पे केवल भारत में पाए जाते हैं। वैश्विक जीवों की करीब करीब 6.5% संख्या आपको, जानवरों की संख्या आपको इंडिया में 21,000 जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब 21,000 तरह के एनिमल। देखिए, जो भी विश्व में 17 मेगा, विश्व में कितनी मेगा विविधता वाले देश हैं, 17 है, ये याद रखिए। भारत दुनिया के जो 17 मेगा विविधता वाले देश है उनमें से एक देश भारत है। अगर इसको पूरे पूरे दुनिया में देखा है तो भारत 10वां रैंक पे आता है और एशिया में चौथा स्थान पे, जैव विविधता के बारे में। यहाँ का, यहाँ आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछना है कि भारत जैव विविधता का समृद्ध राष्ट्र क्यों है, तो उसको बताइए कि यहाँ पे भौगोलिक विविधता है, यहाँ जलवायु विविधता है, यहाँ की कल्चरल ट्रेडिशनल अलग अलग चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत कुछ अलग अलग। तो एक और है, जैसे मैंने आपको बताया कि भौगोलिक विविधता यहाँ पे क्या है। आपको पता है ना, ये जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब एक ही कंटिनेंट थे। ठीक है, एक ही कंटिनेंट के एक पार्ट थे। ठीक है, तो एक ही कंटिनेंट के थे, तो इंडिया आप हुए, तो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ मिलते थे वो सारा यहाँ तक जो ऑर्गेनिज्म में मिलता है। तो तो इसीलिए तो इंडिया सबका पार्ट है ना, तो हर एक तरह का यहाँ पे जैव विविधता ये हो गया।
भारत में कई सीमित प्रजातियां पाई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको पता है इंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी। ठीक है, IUCN की, इसके बाद मैं जैव विविधता का अगले टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो, थैंक टू ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ डाउट है तो आप हमको लिखिएगा। ठीक है, आवाज तो आ रही है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ, आवाज आएगी तो ईयरफोन लगा लीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।